नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ केसरी श्री महाराणा प्रताप के विषय में। तो देखो, आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के विषय में। तो समस्त देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज बात करें हम महाराणा प्रताप के विषय में। तो देखो, आज सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 13 जून 2021, तो आज का जो दिन है वो रविवार का दिन है। महाराणा प्रताप यानी जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप रहे, जो जिन्हें मेवाड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम बात करें महाराणा प्रताप जी के विषय में। तो देखो, महाराणा प्रताप का जन्म भी ध्यान रखिए, ज्येष्ठ शुक्ल, देखो हिंदी मास के अनुसार बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था महाराणा प्रताप जी का जन्म। तो ये उस समय ध्यान रखें विक्रम संवत 1597 में, यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में। अंग्रेजी महीने के हिसाब से बात करेंगे तो अंग्रेजी महीने के हिसाब से था 9 मई 1540, यानी 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म ध्यान रखें रविवार के दिन हुआ, और उस समय क्या है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है क्योंकि आज भी 13 जून 2021 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है, और इस दिन भी वार कौन सा है, रविवार है। ठीक है, तो आज हम इसीलिए मैं आप ध्यान रखें महाराणा प्रताप जी के ऊपर क्या एक वीडियो बनाने वाला हूँ। हालांकि सभी शासकों को ऊपर बनाऊंगा, राजस्थान की हिस्ट्री में विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। तो आज महाराणा प्रताप जयंती है, इसलिए थोड़ा महाराणा प्रताप के बारे में आपको विस्तार पूर्वक में अध्ययन करा सकूं। तो देखो, आप समझे, यानी महाराणा प्रताप जी का जन्म ध्यान रखें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में, और अगर बात करें तिथि की तो 9 मई 1540 में हुआ था। और इनका जन्म यानी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ध्यान रखें, वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। कहाँ भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग। यानी कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसके अंदर देखिए एक महल पड़ता है कटारगढ़। कौन सा पड़ता है, कटारगढ़। और कटारगढ़ दुर्ग के अंदर भी एक महल स्थित है, बादल महल। कौन से, बादल महल। और बादल महलों के अंदर देखो, बादल महलों को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो बादल महल के अंदर एक तो पड़ता है मर्दाना महल, और इधर एक जनाना महल। और इस जनाना महल को भी 2 भागों में ध्यान रखें बांटा गया है। यानी जना महल के अंदर भी देखिए मर्दाना महल और जनाना महल। और जनाना महल को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, एक तो श्रृंगार कक्ष जो हुआ करता था, जहां रानी महारानी श्रृंगार किया करती थी, और दूसरा होता था जूनी कचहरी। कौन सा, जूनी कचहरी। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी का जन्म इसी जूनी कचहरी में हुआ, यानी बादल महल के अंदर इस जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ के अंदर क्या है, बादल महल बना हुआ है। बादल महल के अंदर जनरल महल है, इसमें 2 भागों में बटा हुआ है, श्रृंगार कक्ष और जूनी कचहरी। तो इस जूनी कचहरी में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो अब देखें इनके पिता का नाम, महाराणा प्रताप के पिता का नाम देखिए, यहाँ तक देखो महाराणा प्रताप के पिता का नाम तो आप जानते हो, महाराणा उदय सिंह थे। पिता कौन थे भाई, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह इनके पिता का नाम था। माता जयवंताबाई थी, जयवंताबाई। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था अजब दे पवार। यानी जो अजब दे पवार थी, ये बहमरख पवार की पुत्री थी, बहमरख पवार की पुत्री थी। यानी बहमरख पवार की पुत्री थी कौन, अजब दे पवार। और अजब दे पवार का विवाह हुआ था महाराणा प्रताप से, इनकी पत्नी थी। प्लस इनके पुत्र की बात करें तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। जो अमर सिंह फर्स्ट हैं, ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो पिता हो गए महाराणा उदय सिंह, माता जयवंताबाई थी, पत्नी अजबदे पवार थी, पुत्र थे इनके अमर सिंह जो फर्स्ट थे, उनके पुत्र थे। अब देखो इधर बात करें कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1572 में हुआ। अब विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप जी के विषय में। तो देखो महाराणा उदय सिंह का मतलब जब ध्यान रखें
यानी महाराणा प्रताप की अब बात करेंगे राज्य अभिषेक की। यानी जब महाराणा उदय सिंह है, जब इनकी मृत्यु होती है, यानी महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 में। देखिए 28 फरवरी 1572 में महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हुई थी। और उस समय क्या होता है, बात आई थी उत्तराधिकार की कि अब उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। इधर क्या होता है, जो महाराणा उदय सिंह थे, इनकी दो पत्नियां थी, उनमें समझे एक धीरबाई थी और एक जयवंताबाई। अब क्या होता है, जो महाराणा उदय सिंह थे, ये महाराणा उदय सिंह क्या करते हैं, जो धीरबाई थी, इस धीरबाई के एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। क्या नाम था भाई, जगमाल। तो इन्होंने क्या किया, महाराणा उदय सिंह जी ने, इन्होंने अपने जीते जी पहले ही ये निश्चित कर दिया था कि मेरे बाद में गद्दी पर जगमाल ही बैठेगा। पर होता क्या है, इधर इनकी एक पुरानी और होती है जयवंताबाई, और इनका पुत्र था महाराणा प्रताप। कौन थे भाई, महाराणा प्रताप। अब क्या होता है, जब इनका दाह संस्कार किया जा रहा था महाराणा उदय सिंह का गोगुंदा में, तो उस समय क्या होता है, बात आती है उत्तराधिकार की कि मेवाड़ की गद्दी पर किसको बिठाया जाए। तो इधर जो मेवाड़ी सरदार होते हैं प्लस जयवंता जो बाई थी, ध्यान रखिए अखराज सोनग्रा की बेटी होती है जयवंताबाई। तो अब क्या होता है, देखो जयवंताबाई की बात करें तो अखराज समझ लेना, जो अखराज सोनग्रा थे ये उनकी पुत्री थी, और ये पाली के नरेश थे। कहाँ के, पाली नरेश, यानी जो अखेरा सोनग्रा थे। अब ये प्लस और जो मेवाड़ी सरदार थे वो ये कहते हैं कि वास्तव में जो अधिकार है वो तो महाराणा प्रताप का है, क्योंकि बड़े पुत्र कौन थे, महाराणा प्रताप। और ये सभी मांग उठाते हैं, मेवाड़ी सरदार मांग उठाते हैं कि भाई जो वास्तविक जो अधिकार है वो महाराणा प्रताप का है, क्योंकि गुणों में परिपूर्ण है और वैसे बड़े भी थे। तो इधर क्या होता है, सभी समर्थन करते हैं महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप का ही ध्यान रखिए, गोगुंदा के अंदर, कहाँ भाई, गोगुंदा। तो देखिए महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक हुआ था पहली बार, वो गोगुंदा के अंदर ही हुआ था 1572 में। कब हुआ ये, 1572 में गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो आप ध्यान रखें महाराणा प्रताप का प्रथम बार जो राज्याभिषेक हुआ है वो गोगुंदा में ही हुआ था। और यहीं पर ध्यान रखें, जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है गोगुंदा के अंदर, तब महाराणा प्रताप यही घोषणा करते हैं कि मैं मेवाड़ राज्य को जो मुगल शासक है उनसे क्या है, इसको मैं स्वतंत्र करवाऊंगा। ये प्रण इस समय लेते हैं महाराणा प्रताप, और ये कहते हैं कि मैं जो भी राज्य योग राजा उचित जो भी सुविधाएं होती हैं उनका मैं उपयोग नहीं करूंगा, यानी राजा योग के जो बिस्तर है उनमें नहीं सोऊंगा, ना तो उनकी जो बर्तन वगैरह हैं ऐसे खाना भी मैं नहीं खाऊंगा, और इस पूरे मेवाड़ को जो मुगल शासक हैं उनसे मैं स्वतंत्र करवाऊंगा। ये प्रण लेते हैं कौन, महाराणा प्रताप। और इस समय क्या होता है, जो एक रावत थे, कौन, रावत, जिनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। तो समझ लेना, यानी जब इनका राज्याभिषेक किया गया था गोगुंदा के अंदर, तो उत्तराधिकार के लिए जो तलवार लगाई गई थी, तो कृष्णदास जो चुंडावत थे इन्होंने ही इनकी कमर पर तलवार बांधी थी। किसने, कृष्णदास चुंडावत जी ने। तो अब क्या होता है, महाराणा प्रताप का यहाँ हो जाता है राज्याभिषेक, यानी पहली बार महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में किया गया। इसके उपरांत क्या होता है, अब इसके बाद महाराणा प्रताप को लाया गया कुंभलगढ़। कहाँ, कुंभलगढ़। देखो पहले तो हुआ गोगुंदा में, इसके बाद में क्या होता है, विधिवत रूप से जो गद्दी पर बैठा के तो विधिवत रूप से उत्तराधिकार दिया जाता है, यानी सिंहासन पर बैठाया जाता है। तो विधिवत रूप से महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक किया गया था वो कुंभलगढ़ में किया गया। ध्यान रखें, इनका जो राज्य अभिषेक हुआ है, विधिवत राज्य अभिषेक कहाँ हुआ है, कुंभलगढ़ में। यानी महाराणा प्रताप का ध्यान रखें 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, प्रथम बार गोगुंदा में हुआ है और दूसरी बार कुंभलगढ़ में हुआ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, मान लो क्वेश्चन एक कई बार कंपटीशन में आ चुका है, पिछली बार एक बार रीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो ध्यान रखें प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। तो 1572 में ध्यान रखें महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं, यानी इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में होता है, 1572 में होता है। और इनका जो शासनकाल है वो 1572 से लेकर 1597 तक होता है। अब आपको याद ये रखना है कि देखो 1597 में आपको बताया था विक्रम संवत 1597 में जन्म हुआ था, तो आप ध्यान रखना 1597 में इनकी ईस्वी में मृत्यु भी हुई थी।
तो देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट महाप्रताप के और विषयों की बात करें। ये तो हो गई छोटी मोटी बातें। अब इस समय क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप इस समय शासन कर रहे होते हैं मेवाड़ के ऊपर, तो उस समय जो मुगल शासक होता है कौन, अकबर। तो भाई अकबर क्या करता है, आक्रमण करता है मेवाड़ के ऊपर। और आपको पता है 1567-68 में जब युद्ध हुआ था, यानी चित्तौड़ का जब तीसरा साका होता है, तो इधर के चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है अकबर। तो उस समय देखें अब क्या क्या कंडीशन होती हैं अपने यहाँ। तो देखिए यहाँ अपना चित्तौड़ दुर्ग है, कौन सा भाई, मान लेते हैं इधर चित्तौड़ दुर्ग है। तो अब समझे इधर क्या होता है, यहाँ है अजमेर। और अजमेर के अंदर क्या हुआ था, अकबर क्योंकि उस समय आप जानते हो दिल्ली पर जो अधिकार था वो अकबर का था। और अकबर इस यहाँ क्या करता है 1570 से लेके 72 तक अजमेर के अंदर एक दुर्ग का निर्माण करवाता है, क्योंकि अकबर ने एक नीति चलाई थी, सुलह कुल की नीति। तो अकबर का एक प्लान था कि जितने भी राजपूताना के शासक हैं वो मेरे अधीन हो जाएं। और 1570 में क्या करता है अकबर कि नागौर में एक नागौर दरबार लगवाता है 1570 में, यानी अकबर ने ध्यान रखे 1570 में नागौर दरबार लगवाया भाई, कौन सा, नागौर दरबार। और इस दरबार में इन्होंने राजपूताना के समस्त शासकों को क्या निमंत्रण भेजा और कहा कि आप मेरे दीनता स्वीकार कर लें। तो उस उद्देश्य से ध्यान रखें ये नागौर दरबार लगवाया गया था अकबर के द्वारा। तो 1570 से 72 के मध्य क्या होता है, जो अकबर है भाई ये अजमेर के अंदर एक दुर्ग का निर्माण करते हैं जिसको कहता है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग। इसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना, इसी के नाम है। तो देखो 1570 से 72 के बीच में अकबर ने यहाँ मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यानी राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम सलीम बना हुआ है वो मैगजीन दुर्ग ही है, जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था। तो अब अकबर क्या करता है, समस्त राजपूताना राजाओं को अपने अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है, पर मेवाड़ के शासकों ने क्या है इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो 1572 में अब क्या होता है, जो अकबर था इन्होंने क्या किया भाई कि ये महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए ये शिष्टमंडल के रूप में कुछ विद्वानों को भेजते हैं कि आप जाओ महाराणा प्रताप को समझाओ कि वो मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। पर जो महाराणा प्रताप थे ये क्या है, स्वाधीन थे, यानी ये स्वाधीनता के पुजारी थे कौन, महाराणा प्रताप। और ये क्या ध्यान रखें इनका स्वाभिमान, यानी आप कह सकते हो अगर किसी राजा महाराजा की बात करें तो स्वाभिमान के रूप में जिन शासकों को जाना जाता है वो अपने महाराणा प्रताप ही थे। अब देखें अकबर भाई, देखो अकबर क्या करता है, अपने 4 शिष्टमंडल भेजता है। क्या भेजता है ये, शिष्टमंडल, यानी शिष्टमंडल के रूप में 4 व्यक्तियों को भेजता है। और अकबर कहता है कि भाई कैसे भी महाराणा प्रताप को मेरे अधीनता स्वीकार करवाओ। तो देखो शिष्टमंडल के रूप में 4 कौन कौन व्यक्ति आए थे जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आते हैं। तो देखें 4 कौन कौन होते हैं, यानी आप कह सकते हो जमा बटो, ये क्रमानुसार है, जमा बटो, यानी जा का मतलब होता है जलाल खां। कौन भाई, जलाल खां, यानी पहला जो शिष्टमंडल के रूप में आया था वो कौन था, जलाल खां। और जलाल खां ध्यान रखिए ये आया था अक्टूबर 1572 में। कब आया ये, अक्टूबर 1572 में आता है ये महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, पर महाराणा प्रताप इसकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है मानसिंह। कौन, मानसिंह। आप होता है मानसिंह बारमल का पोता था, यानी भगवान दास का पुत्र था मानसिंह कछुआ। तो मानसिंह आए थे भाई जून 1573 में। कब आए, जून 1573 में। इन्होंने भी महाराणा प्रताप को समझाया कि आप अधीनता स्वीकार कर ले, पर महाराणा प्रताप भी इसकी बात स्वीकार नहीं करते हैं। और ध्यान रखें यही वो मानसिंह होते हैं जो युद्ध होगा, कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध। कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य कारण ये मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात यहाँ जब होती है तो उस समय क्या हुआ था, यहाँ एक उदय सागर झील है अपने उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ इनकी मुलाकात होती है, समझे चीज़ को, मानसिंह के विषय में और महाराणा प्रताप के विषय में। तो जैसे ही पता चला महाराणा प्रताप को कि मानसिंह आया हुआ है समझाने के लिए या फिर वार्तालाप करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जब इनको भोजन पर बुलाया, यानी उदय सागर झील के किनारे की बात थी, तो इस समय क्या होता है, जो महाराणा प्रताप थे इन्होंने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को भेज दिया कि तुम जाओ, तुम ही उनको खाना साथ में खाना, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। तो
अब मानसिंह जब पूछते हैं अमर सिंह से कि महाराणा प्रताप स्वयं क्यों नहीं आए, तो अमर सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो यहाँ खाने पे नहीं पाए। पर मान सिंह इस बात को समझ गया था कि जो महाराणा प्रताप है ये कछवा शासकों से, यानी जो आमेर रियासत है उससे क्या ये नफरत करते हैं, क्योंकि हमने क्या है अकबर के अंदर स्वीकार कर लिए, तो इस वजह से ये नफरत करते हैं। कौन? महाराणा प्रताप। तो मान सिंह कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पिता का अगर सिर दर्द है तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और मैं वापस बहुत जल्दी आऊँगा। कहते हैं कि उस समय कोई भील सैनिक था, क्योंकि आप जानते हो महाराणा प्रताप की सेना में महत्वपूर्ण जो भील सेनापति रहे जिनकी मैं बात चर्चा करूँगा, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत प्लस कुछ मुस्लिम शासक भी थे और एकमात्र में से मुस्लिम सेनापति था हकीम कांसूरी, उनके विषय में बात करेंगे, और राणा पूंजा भील के विषय में बात करेंगे। और सेनाएं तो आप जानते हैं भीलों की ज़्यादा रही है इधर। तो जून 1573 में ये घटना हुई, तो एक किसी भील सैनिक ने कहा कि जब आप वापस आओ तो आप अपने फूफा को भी साथ में लेते आना, यानी अकबर को भी साथ में लेते आना। तो इस बात से क्या मान सिंह और क्रुद्ध हो गया। अब जैसे ही मान सिंह जाता है अजमेर, क्योंकि ध्यान रखें सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अकबर के द्वारा बनाया गया दुर्ग जो था मैगजीन दुर्ग, इसी दुर्ग के अंदर अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की, किसकी भाई? हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। यानी अगर आप बात कर सकते हो कि हल्दी घाटी युद्ध की पूरी जो निगरानी रखी गई थी वो मैगजीन दुर्ग के अंदर ही रखी गई थी, यानी पूरी प्लानिंग जो योजना बनाई गई थी वो मैगजीन दुर्ग के अंदर ही बनाई गई। अब जैसे ही आ जाते हैं तो अकबर से कहता है मान सिंह कि भाई जब भी अगर मान लो मेवाड़ पर आक्रमण करना हो तो सबसे पहले अवसर मुझे दिया जाए, यानी मान सिंह को दिया जाए। तो ये बात ध्यान रखें, सेकंड शिष्टमंडल के रूप में कौन आए? मान सिंह। पर महाराणा प्रताप इसकी बात भी नहीं मानते। नेक्स्ट आता है भाई भगवान दास। कौन आए थे? भगवान दास। और भगवान दास आए थे अक्टूबर 1573 में, ठीक है, अक्टूबर 1573 में कौन आते हैं? भगवान दास। अब भगवान दास की बात स्वीकार भी नहीं करते महाराणा प्रताप। नेक्स्ट आते हैं टोडरमल। अंतिम शिष्टमंडल के रूप में कौन आए? टोडरमल। ये था नवंबर, या आप आ सकते हो नवंबर दिसंबर की बात है, ठीक है, नवंबर दिसंबर 1573 में, ठीक है। अब कौन आते हैं? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए टोडरमल। तो ये अंतिम शिष्टमंडल के रूप में आए थे। कौन? टोडरमल, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। पर महाराणा प्रताप किसी की बात को स्वीकार नहीं करते, यानी अधीनता स्वीकार नहीं करते, स्पष्ट मना कर देते हैं कि मुझे अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। तो ये 4 शिष्टमंडल के रूप में आए। मान आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा कौन कौन शिष्टमंडल के रूप में भेजे गए, तो ध्यान रखिए क्रमानुसार है जमा बटो, यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। जब महाराणा प्रताप इस बात को स्वीकार नहीं करते तो अब क्या होता है? बात होती है युद्ध की और युद्ध की प्लानिंग होती है। अब युद्ध जो घटित होगा वो कौन सा होगा? हल्दी घाटी का युद्ध। तो अब बात करेंगे हम जो सबसे राजस्थान के अंदर जो सुप्रसिद्ध जो युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध है, और जिसके विषय में अपन बात करने वाले हैं हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में। तो देखो हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनी थी वो बनी थी मैगजीन दुर्ग के अंदर, जिसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना। यहाँ अकबर पूरी योजना बनाता है कि कैसे हमें युद्ध करना है और कैसे संचालन करना है। तो देखो अब बात करेंगे हम हल्दी घाटी युद्ध के विषय में, क्योंकि राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 या 21 जून 1576 में। आपको ध्यान रखना है, देखो कहीं कहीं अगर हम बात करें शिलालेख की तो हल्दी घाटी का जो शिलालेख है जो कि खमनोर में है, तो 18 या 21 जून, अगर आप वहाँ जाओ तो वहाँ क्या शिलालेख पे लिखा हुआ है 18 जून। अगर हम बात करें किताबों के हिसाब से तो उसमें 21 जून लिखा हुआ है। ध्यान रखिए ऑप्शन में कोई भी आ जाए, एक तिथि कोई सी आएगी, या तो 18 आएगी या 21 जून आएगी। 1576 में युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी जो मुख्यतः है ये कहाँ है? खमनोर। और मुख्य वर्तमान में कहाँ है? खमनोर, जो कहाँ आता है? राजसमंद जिले में, ठीक है। यहाँ युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर। देखो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। इधर अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ता है, यानी इस युद्ध का नेतृत्व करता है, वो होता है मान सिंह। कौन था भाई? मान सिंह। यानी
ध्यान रखें अकबर मान सिंह को मुख्य सेनापति के रूप में भेजता है और मान सिंह मुख्य सेनापति के रूप में आया था। समझ लेना ये कौन थे भाई, सेनापति। मान सिंह सेनापति थे। हालांकि ध्यान रखें नाम तो राजा का ही होता है युद्ध में। तो ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में, और अकबर की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे वो थे मान सिंह। ठीक है, इधर जो होते हैं महाराणा प्रताप थे। अब देखो मान सिंह तो मुख्य सेनापति था, अब इनकी क्या है कुछ सेनाएं भी थी। देखो सेनापति कौन हो गए, मान सिंह। अब देखो इधर दो सेनाएं कौन कौन सी, एक तो होती है हराबल सेना और एक होती है चंदावर सेना, यानी जिसको बोलते हैं अपन रिजर्व फोर्स के रूप में जो जाने, मतलब जो क्या है मेन युद्ध लड़ती है। एक तो वो सेना होती है हराबल और एक होती है जो रिजर्व फोर्स के अंदर रखी जाती है, तो चंदावर सेना। अब जो हराबल सेना थी इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कौन थे देखें, सैयद खां, आसफ खां, ठीक है, सैयद खां और आसफ खां, ये नेतृत्व कर रहे होते हैं अकबर की किस सेना का, हराबल सेना का। इधर चंदावर सेना का जो मुख्य नेतृत्व कर रहा होता है वो होता है मेहतर खां। कौन था भाई, मेहतर खां, ये नेतृत्व कर रहा होता है किसका, चंदावर सेना का। इधर बात करें महाराणा प्रताप के विषय में भाई, तो इनका जो सेनापति था महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी। कौन, हकीम खां सूरी। देखिए इधर स्वयं महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे होते हैं, और जो हकीम खां सूरी है ध्यान रखो इनके विषय में ध्यान रख लेना, एकमात्र मुस्लिम सेनापति, एकमात्र मुस्लिम सेनापति के रूप में कौन थे, हकीम खां सूरी। और जो हकीम खां सूरी होते हैं ये ध्यान रखें ये हराबल सेना, कौन सी, हराबल सेना का नेतृत्व कर रहे थे भाई। हराबल सेना का नेतृत्व किसने किया था, हकीम खां सूरी ने किया है। प्लस सेकंड जो सेना होती है अपनी कौन सी, चंदावर सेना। तो देखो चंदावर सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं कौन, राणा पूंजा भील, राणा पूंजा भील। देखो राणा जो पूंजा भील थे ये चंदावर सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं। और ध्यान रखें एकमात्र कोई भील व्यक्ति जिनके लिए राणा की उपाधि दी गई वो पूंजा भील थे, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली थे पूंजा भील, क्योंकि इस क्षेत्र में जो अधिकांश भील जो सैनिक थे उनका नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, पूंजा भील। तो मेवाड़ में ध्यान रखें राजपूत प्लस भीलों ने ही संघर्ष किया था। तो राणा पूंजा भील होते हैं ये चंदावर सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं, हकीम खां सूरी हराबल सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं। इधर सैयद खां और चंदावर के मेहतर खां सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं। अब युद्ध होगा कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध है, इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो देखें इधर से सेना आती है तो यहाँ स्थान पड़ता है मांडल। कौन सा पड़ता है, मांडलगढ़, यानी मांडलगढ़ में पड़ाव डालती है अकबर की सेना। और इधर अपने यहाँ यानी कुंभलगढ़ दुर्ग जो था अपने राजसमंद में यहाँ, ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनाई थी, तो समझ लेना कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर योजना बनाई गई हल्दी घाटी युद्ध की। तो अब क्या होता है, महाराणा प्रताप जो होते हैं वो एक स्थान चुनते हैं और वो चुनते हैं हल्दी घाटी स्थल, क्योंकि इनको पता था कि जो हल्दी घाटी जो क्षेत्र है ये क्या है, थोड़ा तंग रास्ता था, घाटियाँ थी। अब इसमें क्या है, सेना कम थी महाराणा प्रताप के पास में और अकबर की सेना ज़्यादा थी। क्योंकि अगर बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है, मतलब जैसे मूर्धन्यऋषि है उन्होंने कहा था कि ये 10,000 थे और अकबर की सेना 40,000 थी। मूर्धन्यऋषि कहता है कि ये 3,000 थे और अकबर की सेना 5,000 थी। यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सेनाएं मानी है। और तो देखें अब बात करें कि महाराणा प्रताप ने जो योजना बनाई थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनाई, और इन्होंने जो स्थान चुना था युद्ध का वो चुना था अपना यहाँ देखो स्थल पड़ता है कौन सा, हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी जो स्थल है ये आता है गोगुंदा और खमनोर के मध्य में, ठीक है। जो गोगुंदा और खमनोर के बीच में, यानी मुख्यतः जो हल्दी घाटी वर्तमान में ये खमनोर राजसमंद में ही पड़ता है। अब देखो यहाँ जो स्थल है यहाँ युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो होता है इसमें महाराणा प्रताप क्या छापामार पद्धति का प्रयोग करते हैं। इधर से सेना आती है अकबर की और युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और इस हल्दी घाटी को युद्ध को
किन किन इतिहासकारों ने किन किन नामों से जाना है, अब उस विषय में भी चर्चा करेंगे। देखो ध्यान रखें, हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये 18-21 जून 1576 में हुआ है। महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच हुआ था। कैसे भी क्वेश्चन पूछ जाएं आप आराम से विस्तार पूर्वक पढ़ें। देखिए इधर महाराणा प्रताप का जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे, यानी महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी थे, और प्लस जो कि अरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे और चंदावर सेना का कर रहे थे कौन, राणा पूंजा भील। इधर अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, मान सिंह, और साथ में था एकमात्र इतिहासकार जो कि साथ में आया हुआ था जिसका नाम था बदायूनी। कौन था, अब्दुल कादिर बदायूनी भी साथ में आए हुए थे मान सिंह के, जिन्होंने अपना आंखा देखा हाल इस युद्ध में वर्णित किया है। अब उसी के विषय में हम बातें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में। तो देखो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो बात करें कि हल्दी घाटी के युद्ध को किन किन नामों से जाना गया है। तो ये जो युद्ध स्थल है, क्योंकि आप जानते हैं जो एक नदी है जो कि खमनौर राजसमंद से निकलती है जिसका नाम है बनास। कौन सी भाई, बनास नदी। तो बनास नदी के अववाहि तंत्र के आसपास युद्ध होने के कारण ये युद्ध कहलाया बनास का युद्ध। यानी हल्दी घाटी युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं बनास युद्ध, ठीक है। और जो बनास नदी है इसका जो किनारा है वो कहलाता है रक्तताल, इसलिए कहलाता है ये रक्तलाई का युद्ध। क्या कहते हैं, रक्तलाई का युद्ध। रक्तलाई का युद्ध भी इसको कहा जाता है, ठीक है। किसको, हल्दी घाटी युद्ध को। और हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो पीली है, इसलिए हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती है। प्लस आप बात करें, देखिए बदायूनी, क्योंकि जो बदायूनी खुद इतिहासकार इस युद्ध में शामिल था, तो बदायूनी ने कहा था इस युद्ध को, देखो बदायूनी जो होता है ये युद्ध को कहता है भाई गोगुंदा का युद्ध। क्या कहता है इन्होंने, गोगुंदा का युद्ध। प्लस जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने इस युद्ध को कहा है खमनौर का युद्ध। क्या कहा है, खमनौर का युद्ध। किसने कहा था, अबुल फजल ने। अबुल फजल कहता है खमनौर का युद्ध और बदायूनी कहता है गोगुंदा का युद्ध, क्योंकि बदायूनी ने एक पुस्तक लिखी थी मुंतखाब उल तारीख। मुंतखाब उल तारीख में इन्होंने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है, और अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, और उसमें कहा था खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध। नेक्स्ट एक होते हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। इन्होंने कहा था, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इस युद्ध को कहा था बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा है, ठीक है। प्लस इसे वो कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या बोलते हैं, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, यानी मेवाड़ की थर्मोपल्ली पवित्र भूमि, यानी इसे को कहते हैं राजस्थान की थर्मोपल्ली। आप कुछ भी समझ सकते हैं। देखिए मेवाड़ की थर्मोपल्ली, राजस्थान की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी युद्ध को कहता है। और ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने नाम दिया है। हल्दी घाटी युद्ध भी इसने कहा है और मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कर्नल जेम्स टॉड ने ही कहा था। और इसे वो कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध को भी तो किन किन नामों से और जाना जाता है, हाथियों का युद्ध। क्या बोलते हैं, हाथियों का युद्ध। यानी इस युद्ध में हाथियों के मध्य क्या है, युद्ध होता है, इसलिए हाथियों का युद्ध भी कहलाता है। तो ये इसके उपनाम थे हल्दी घाटी युद्ध के। देखो क्या क्या बोलते हैं इनको, बनास का युद्ध, रक्तलाई का युद्ध, बदायूं ने कहा है गोगुंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध कहा अबुल फजल ने, और आशीर्वादी श्रीवास्तव ने कहा था बादशाह बाग का युद्ध। इसी को कहा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, राजस्थान की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी, हाथियों का युद्ध। ये उपनामों से जाना जाता है हमारा हल्दी घाटी युद्ध। आप देखें ये तो हुए उपनाम। प्लस अब देखो इस युद्ध में और क्या क्या घटना घटित होंगी।
अब महाराणा प्रताप और इधर कौन थे, मान सिंह, इनके मध्य युद्ध होता है भाई। और इधर क्या होता है, महाराणा प्रताप की जो सवारी थी, सवारी का नाम जो सबसे फेमस है आप जानते हैं, चेतक। कौन थे भाई, चेतक। लास्ट वाले क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि महाराणा प्रताप, रीड में आया था क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो ऑप्शन में चेतक भी दे रखा था है, तो ये तो घोड़ा है, तो बहुत से क्या गलत करके आ गए, चेतक करके आ गए ना। तो आपको ये क्वेश्चन क्या ध्यान से पढ़ने हैं, कभी कभी क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं पर जल्दबाजी में अपन क्या है गलत कर बैठते हैं। ठीक है, सवारी, महाराणा प्रताप की सवारी क्या नाम, चेतक। देखो चेतक जो था ध्यान रखें, ये काठियावाड़ी नस्ल का था भाई। किसका, काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था कौन, चेतक घोड़ा, जो कि महाराणा प्रताप की सवारी होता है। महाराणा प्रताप का सबसे महत्वपूर्ण जो घोड़ा था वो चेतक घोड़ा था। इधर मान सिंह की जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। क्या नाम था भाई, मर्दाना हाथी। यानी जो मान सिंह होता है वो मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ, तो महाराणा प्रताप ने क्या है वार किया था मान सिंह के ऊपर, जो भाले का प्रयोग किया, तो महावत तो मारा गया और मान सिंह ओहदे के बीच छिप जाता है और ये बच जाता है। और चेतक क्या है, जो अपने पैर इस मर्दाना हाथी के सूंड पर लगा देता है। जब सूंड लगाती है तो होता क्या है, जब चेतक वापस अपने पैर उतार रहा होता है तो इस मर्दाना हाथी के सूंड के पास में क्या है, एक कटार लगी हुई थी और उस कटार में क्या है, उसमें जहर लगा हुआ था उसकी नोक पर। तो उससे क्या है, जब चेतक के अपने पैर से वापस उतार रहा होता है तो चेतक के क्या पैर कट जाते हैं, घाव हो जाता है और इसलिए घायल हो जाता है कौन, चेतक घोड़ा। और इधर क्या होता है, जो मान सिंह था ये क्या है, बच जाता है क्योंकि महावत मारा गया। तो इधर क्या है, चारों तरफ ध्यान रखें, महाराणा प्रताप की सेना कम थी, इधर अकबर की सेना अधिक थी, तो युद्ध तो घमासान हो रहा था। तो उस समय क्या होता है, इधर मान सिंह की सेना पराजित होने लग गई, क्योंकि पहले प्रयास में क्या है, महाराणा प्रताप ने हमला बहुत जोरदार किया था, जिससे क्या है ये सैनिक घबरा गए थे, मान सिंह के सैनिक। तो इस समय क्या होता है, जो मेहतर खां होता है, कौन, मेहतर खां, तो इस मेहतर खां ने क्या एक झूठी अफवाह फैला दी कि जो अकबर है, यानी जो अकबर सम्राट अकबर है ना, तो वो क्या सेना लेके आ रहे हैं, विशाल सेना लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या, जो सेनापति थे मान सिंह, इसकी सेना में क्या है थोड़ा जोश आ गया कि अकबर अब आ रहे हैं तो ज़्यादा सेना लेके आ रहे हैं, तो ये वापस युद्ध लड़ने लग जाते हैं। तो ध्यान रखो, ये जो झूठी अफवाह फैलाई थी वो मेहतर खां ने फैलाई थी और युद्ध फिर वापस गए होने लग जाता है। तो इधर जो हाथियों के बीच में युद्ध होता है, समझना जो हाथियों के युद्ध है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि महाराणा प्रताप के कौन कौन से हाथी थे और अकबर के कौन कौन से हाथी है। तो हाथियों की बात करें तो एक बार समझें हाथियों के विषय में। तो देखो इधर महाराणा प्रताप के हाथियों का क्या नाम था और इधर अकबर के हाथियों का क्या नाम था। इधर देखिए, एक तो होता है लूणा प्लस दूसरा होता है राम प्रसाद। ये तो होते हैं महाराणा प्रताप के हाथी, जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे होते हैं, ठीक है। और इधर अकबर के जो हाथी होते हैं वो कौन कौन से समझे, एक है गजराज और एक है गजयुक्ता। ये होते हैं अकबर की तरफ से लड़ रहे हाथी। इन हाथियों के बीच में युद्ध भी होता है, इसलिए कहलाता है हाथियों का युद्ध। तो होता क्या है, जो ये राम प्रसाद हाथी था ये बहुत महत्वपूर्ण हाथी था और अकबर ने एक बार ये महाराणा उदय सिंह से भी इसको मांगा था, पर महाराणा उदय सिंह ने को नहीं दिया। और इधर भी क्या है, कई बार अकबर ने इसकी मांग की थी राम प्रसाद हाथी की, पर इसको नहीं मिलता है। तो इस युद्ध में क्या होता है, इसका जो महावत था वो मारा गया और ये जो राम प्रसाद हाथी होता है ये अकबर की सेना के हाथ में लग जाता है और इस हाथी को अकबर के लिए सौंप दिया गया। किसको, राम प्रसाद हाथी को। तो इसको सौंप दिया गया अकबर के लिए। तो अकबर क्या बड़ा प्रसन्न हुआ इस हाथी को लेकर और उन्होंने कहा कि भाई ये जो हाथी मुझे पीर की कृपा से मिला है, तो इसका नाम कर दिया पीर प्रसाद। क्या नाम कर दिया इसका, पीर प्रसाद। यानी राम प्रसाद हाथी का नाम चेंज कर दिया और उसका कर दिया गया पीर प्रसाद। किसने किया था, ये अकबर ने। तो देखो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत घमासान युद्ध था, युद्ध होता रहता है। तो इस युद्ध में लास्ट में देखें कई इतिहासकारों ने अलग अलग बातें की हैं, ठीक है। गोपीलाल शर्मा कुछ अलग बोलते हैं, गोपीनाथ शर्मा कुछ अलग कहते हैं, कोई कहते हैं कि ये एल नायक युद्ध था। पर ध्यान रखिए, अब एक शोध के अनुसार अगर हम बात करें NCERT के अनुसार, तो इसमें ध्यान रखें महाराणा प्रताप विजयी हुए। कौन, महाराणा प्रताप विजय हुए थे हल्दी घाटी के
युद्ध में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, क्योंकि आरपीएससी महाराणा प्रताप को ही इसमें विजय मानेगी। ध्यान रखें, क्योंकि ये शोध हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि पहले क्या है, कई इतिहासकार अलग अलग मानते थे। कोई कहता था कि ये अनिर्णायक युद्ध था, इसमें पता ही नहीं चला कि कौन जीता और कौन हारा था, क्योंकि इसमें कोई फैसला ही नहीं हो पाया था। ये सब अलग अलग इतिहासकारों की बातें हैं, आपको ध्यान रखें। जो एनसीईआरटी मानेगी वही और आरपीएससी जो मानेगी वही क्वेश्चन सही होंगे। तो आप ध्यान रखिए कौन विजय हुए इसमें, महाराणा प्रताप विजय हुए थे किसमें, हल्दी घाटी के युद्ध में। और इस युद्ध में क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप चारों तरफ यानी अकबर की सेना से जब गिर जाते हैं और चारों तरफ होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक होते हैं झाला बीदा या इसी को कहते हैं झाला मन्ना। क्या कहते हैं, झाला मन्ना। यानी कोई इतिहासकार इसको बोलते हैं झाला बीदा और कोई इतिहासकार कहता है झाला मन्ना। यानी जो झाला बीदा और मन्ना होता है, ये देख रहा होता है कि महाराणा प्रताप चारों तरफ से गिर गए इस युद्ध में। तो झाला बीदा खुद आते हैं मन्ना और ये महाराणा प्रताप से विनती करते हैं कि महाराज आपके जो राज चिन्ह है, मेवाड़ी राज चिन्ह जो है आपके, ये जो भी है पोशाक वगैरह, तलवार जो भी, तलवार तो क्या, ये जो आपके राज चिन्ह है आप इनको मेरे को दे दो, जिससे क्या मैं युद्ध करूंगा। और आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजा का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ सुरक्षित रहें, यहाँ से निकल जाएँ और इनसे युद्ध मैं कर लूँगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछ ले जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राज चिन्ह किसने धारण किए, तो ध्यान रखो महाराणा प्रताप के जो राज चिन्ह थे, जो राज चिन्ह धारण करने वाला व्यक्ति था कौन, झाला बीदा या झाला मन्ना। ऐसे अगर पूछ ले जाए कि एक युद्ध और हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है, 17 मार्च 1527 में हुआ था भरतपुर के अंदर। तो उस समय क्या होता है, वहाँ राणा सांगा के जो राज चिन्ह धारण किए थे वो झाला सज्जा ने किए थे, इधर झाला बीदा और झाला मन्ना एक ही है। ठीक है, महाराणा प्रताप के राज चिन्ह इसने धारण किए। कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आप ध्यान से सुने इनको। तो झाला बीदा या मन्ना महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण करते हैं। तो जो अकबर की जो सेना थी उन्होंने समझा कि जो झाला बीदा है यही महाराणा प्रताप है, तो सब ने क्या उन्हीं को बर्बाद कर दिया। और इसमें ध्यान रखो झाला बीदा मन्ना क्या है, ये की है, तो ये क्या है, वीर गति को प्राप्त हो गए। कहाँ, वीर गति को। और इस युद्ध से महाराणा प्रताप बाहर निकल जाते हैं। जब महाराणा प्रताप बाहर निकल जाते हैं तो दो मुगल सैनिक क्या इनको देख लेते हैं, तो वो भी क्या पीछे भाग देते हैं। उनको पता चल गया कि महाराणा प्रताप तो युद्ध से निकल दिए, तो वो दोनों जाते हैं। तो रास्ते में क्या होता है, क्योंकि जून का महीना है तो इस समय क्या है कि नाला पड़ता है, तो उस नाले को जब पार कर रहा होता है कौन, चेतक घोड़ा, चेतक, क्योंकि इसके पैर तो आपको पता है उसमें कट गए थे, घायल हो गया था चेतक घोड़ा। पर जैसे ही अब नाले में क्या पानी था, तो ये जो चेतक घोड़ा है उस नाले को लांघता है। घायल वैसे था, उस घोड़े जब ये चेतक घोड़ा ये जो लांघता है तो उसमें क्या है, गिरकर ध्यान रखें चेतक की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप कभी नहीं रोए थे, और जब चेतक की मृत्यु हुई थी उस समय बहुत रोए थे चेतक के, कौन, महाराणा प्रताप। तो चेतक की मृत्यु हो गई, ध्यान रखिए। और ये स्थान था बलीचा, कौन था भाई, बलीचा गांव का मामला था। तो बलीचा गांव में जो कि खमनोर में पड़ता है, बलीचा गांव राजसमंद में, राजसमंद के अंदर है बलीचा। और यहीं पर बलीचा में चेतक की क्या है, छतरी बनी हुई है भाई, चेतक की छतरी का है। बलीचा गांव राजसमंद के अंदर है चेतक की छतरी। तो उस समय क्या होता है, जो महाराणा प्रताप थे इनका भाई था एक शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह को पता चलता है, शक्ति सिंह पीछे से आते हैं और जो दो सैनिक थे उनकी वो हत्या कर देते हैं। तब वो महाराणा प्रताप से क्षमा याचना करते हैं, कौन, शक्ति सिंह। यानी शक्ति सिंह कहते हैं कि किसी कारणवश ये दरबार से महाराणा प्रताप से रूठकर चले गए थे, और ये महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। ठीक है, तो शक्ति सिंह छोटे भाई होते हैं, और ये जब अकबर की तरफ चले जाते हैं तो इस बात से इनको बड़ी वो हुई कि हमारे भाई जो महाराणा प्रताप है उनकी क्या जान संकट में। तो इन्होंने क्या हुआ, दो जो सैनिक थे उनकी हत्या कर दी और अपने भाई के प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप से क्षमा याचना करते तो महाराणा प्रताप इनको माफ़ कर देते हैं। तो ध्यान रखें, ये था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय होते हैं और यहाँ से ये आ गए वापस कहाँ, अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस समय क्या होता है, बाद में जब ये मानसिंह जो होता है ये महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए, और जब ये अकबर के पास जाता है मानसिंह, तो अकबर क्या है, इससे नाराज हो जाता है और ये कहता है कि तुमने ना तो महाराणा प्रताप को मारा और ना ही उसको बंदी बनाया। तो कहते हैं कि जो
अकबर था, इसने मान सिंह से जो 7,000 की मनसबदारी दी थी वो वापस ले ली थी। ठीक है, कुछ समय के लिए वापस ले ली, वापस उन्हें दे दी थी। तो अब देखिए वापस क्या करता है, जो अकबर था भाई, इस अकबर ने अपने दूसरे सेनापति भेज दिए मेवाड़ अभियान के दौरान। अब भेजा तो कौन, शाहबाज खां। किसको भेजा भाई, शाहबाज खां। इसको भेजा कि जाओ और मेवाड़ पे अधिकार करो, यानी कैसे भी मुझे कौन चाहिए, महाराणा प्रताप को बंदी बनाओ कैसे भी। तो ये आया भाई। अब युद्ध होता है कौन सा, कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा हुआ, कुंभलगढ़ का युद्ध 3 अप्रैल 1578 में हुआ था, समझ लेना। यानी जो शाहबाज खां होता है, इसने 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया है, 3 बार आक्रमण किया था मेवाड़ के ऊपर, यानी 1578 से लेके 80 तक इसने 3 बार आक्रमण किए थे। किसने, शाहबाज खां ने। अब कुंभलगढ़ का युद्ध होता है 3 अप्रैल 1578 में युद्ध हुआ था। तो इस समय क्या होता है, इस युद्ध में जो मान सिंह होता है, कौन, मान सिंह, यानी ये महाराणा प्रताप के मामा थे। अखैराज सुनगरा का पुत्र था कौन, मान सिंह। ठीक है, ध्यान रखना, यही नेतृत्व कर रहे होते हैं किसका, कुंभलगढ़ दुर्ग का। इधर शाहबाज खां था ही। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो इसमें क्या विजयी कौन हुआ, शाहबाज खां विजयी हुआ था और मान सिंह ये पराजित हो गए। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त किसने कर ली थी, शाहबाज खां ने कर ली थी। यानी अब तक कहते हैं कि जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग था ये अजय दुर्ग था, पर अब इस दुर्ग को जीत लिया किसने, शाहबाज खां ने। तो इधर महाराणा प्रताप थे, ये यहाँ से हल्दी घाटी, चलो युद्ध पहले हो चुका है, और यहाँ कुंभलगढ़ से ही वापस इधर चले आते हैं। तो यहाँ जब देख, अब यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है कोलियारी गांव। कौन सा पड़ता है, कोलियारी, जो कि जाडौल पंचायत समिति में आता है कोलियारी गांव। तो कहते हैं इस कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का क्या है, इलाज करवाया था। जो घायल सेना हो गई थी, तो जो घायल सेना है इसका जो इलाज करवाया गया वो कोलियारी गांव में करवाया गया था। इसके पास में पड़ता है एक कटारगढ़, आवरगढ़। क्या पड़ता है भाई, आवरगढ़। तो आवरगढ़ में ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। क्या बनाई थी, अस्थायी राजधानी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने जो अस्थायी राजधानी बनाई थी वो आवरगढ़ को बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ शाहबाज खां ने जीत लिया कौन सा, कुंभलगढ़, पर ये ध्यान रखिए अकबर महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सका, तो शाहबाज भी नहीं पकड़ सके यहाँ पे। अब क्या होता है, यहाँ से भी महाराणा प्रताप निकल जाते हैं। तो शाहबाज खां 1579 में 2 आक्रमण और करता है, तब भी ये नहीं पकड़ पाया, कौन, शाहबाज खां। तो अब क्या होता है, अकबर शाहबाज खां को मना करता है कि तेरी बस की बात नहीं है। फिर अकबर ने क्या हुआ, 1580 में भेजा अब्दुल रहीम खान खाना को। किसको भेजा, अब्दुल रहीम खान खाना। आप समझे, देखो नेक्स्ट क्या होता है, शाहबाज खां 3 बार ये महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया, तो अब आता है कौन, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान। अब इसे भेजता भाई 1580 में कि तुम जाओ और महाराणा प्रताप को कैसे बंदी बना के लाओ। अब आता है कौन, अब्दुल रहीम खान, और इसने अपना पड़ाव डाल लिया शेरपुर गांव में। किसमें भाई, शेरपुर गांव में इसने अपना पड़ाव डाला। किसने, अब्दुल रहीम खाना ने। अब यहाँ आता है, तो इधर क्या होता है, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे कौन, अमर सिंह। तो महाराणा जो अमर सिंह है, तो जब समझ लेना जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे कौन, अमर सिंह। अमर सिंह को पता चल गया कि जो शेरपुर गांव है यहाँ पर अब्दुल रहीम खाना ने अपने परिवार को रखा हुआ है। यानी जो अब्दुल रहीम खाना था, ये परिवार सहित आया था आक्रमण करने के लिए। तो अमर सिंह को पता चल गया कि शेरपुर गांव में इसका पूरा परिवार रुका हुआ है। तो अब अमर सिंह ने क्या धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, शेरपुर गांव के ऊपर, और इसके परिवार को बंदी बना लिया। यानी अब्दुल रहीम खान जो परिवार होता है इसको बंदी बना लिया। अमर सिंह ने ध्यान रखे इसके परिवार को बंदी बना लिया। इस बात की सूचना मिली किसको, महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप को बड़ा गुस्सा आया इस बात पे। तो महाराणा प्रताप ने कहा अमर सिंह से कि जो तुमने ये जो काम किया है ये बड़ा ही मतलब क्या, हमारी स्वाभिमान के विरुद्ध कार्य किया है कि तुमने किसी परिवार की मतलब औरतों को बंदी बनाया है। तो ये तुमने गलत काम किया है। एक काम करो, आप उन औरतों को छोड़ दो, बरी कर दो, क्योंकि ये हमारे राजपूताने की खातिर
अच्छा नहीं है हमारे। तो महाराणा प्रताप इस बात से गुस्सा हो जाते हैं, वो अमर सिंह को आदेश देते हैं कि तुम उस परिवार को बरी कर दी जाए, छोड़ दिया जाए। तो अमर सिंह ने फिर क्या है, इसके परिवार को छोड़ दिया, अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को। तो इस बात से क्या है, अब्दुल रहीम खाने खाना को पता चला कि अगर महाराणा प्रताप चाहते तो मेरे परिवार को ख़त्म कर देते और मुझे भी मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा काम किया है, तो अब ऐसे व्यक्ति से मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इधर क्या होता, जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने कह दिया अकबर से जाके कि मैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो वास्तव में महान है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो ध्यान रखें, अब्दुल रहीम खाने खाने ने मना कर दिया और ये कह देता है कि मैं तो नहीं करूँगा, चाहे तुम कुछ भी मेरे को दंड दो, जो भी है मैं स्वीकार कर लूँगा, पर महाराणा प्रताप के प्रति मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। तो अब अकबर भी क्या है, परेशान हो चुका था भाई, क्योंकि बहुत सी सेनाएं भेज चुका था, पर ये महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। अब क्या होता है, ये परेशान हो गया। इधर क्या होता है, जो अमर सिंह था ये चुपचाप नहीं बैठा था भाई, क्योंकि अमर सिंह भी बहुत शक्तिशाली राजकुमार था उस समय। तो ये क्या है, इधर उधर कई अभियानों में लगा हुआ था अमर सिंह। अब देखिए इधर युद्ध होगा, देखिए दिवेर का युद्ध। कौन सा होगा भाई, दिवेर का युद्ध। और देखो दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में। अब इस युद्ध को पढ़ने से पहले समझें, क्योंकि होता क्या है, जो अकबर का ये युद्ध होता है, अकबर मतलब महाराणा प्रताप का और अकबर के बीच में हुआ है, कौन सा, दिवेर का युद्ध। इस युद्ध में पढ़ने से पहले आप समझें, क्योंकि जो मुगल यानी अकबर जो होता है, मुगल सैनिक जो शासक थे, तो इनकी क्या है, इन्होंने अपने यहाँ इस मेवाड़ क्षेत्र में 4 अपनी चौकियाँ स्थापित कर रखी थी। इधर बात करें उदयपुर के अंदर, यहाँ थी देवारी। कौन सी थी भाई, देवारी, जो कि उदयपुर के अंदर थी। नेक्स्ट बात करें, इधर पड़ता है अपना पाली। कौन सा पड़ता है, पाली। तो पाली में यहाँ आता है अपना देसूरी। कौन सा आता है, देसूरी। तो देसूरी में भी इनकी चौकी थी, ठीक है। और यहाँ इधर अपने डूंगरपुर में इधर पड़ता है देवगढ़। क्या पड़ता है, देवगढ़। यहाँ भी इनकी देवल या देवगढ़ जो भी है, ये क्षेत्र है देवल। तो यहाँ देवल है। तो 3 हो गई। नेक्स्ट और चौथी अपनी पड़ती है दिवेर। तो इन 4 जगह ध्यान रखें, इनकी चौकियाँ होती हैं, देवल, देवारी और देसूरी और दिवेर। ये 4 चौकी थी और चारों तरफ से इन्होंने क्या मेवाड़ के ऊपर क्या प्रतिबंध, वो मतलब उसको घेरा बनाने के लिए ये चौकियाँ बनाई थी। तो एक एक चौकी को आक्रमण करने के लिए महाराणा प्रताप क्या है, आक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं किस पे, ये दिवेर पर। तो दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में। अब इसको ही समझें कि युद्ध किन किन के मध्य हुआ है। तो देखें, ये युद्ध हुआ था अमर सिंह वर्सेज, इधर अकबर के काका होते हैं, काका शेरिमा सुल्तान खां। काका शेरिमा सुल्तान खां, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा, दिवेर का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है, जो अमर सिंह होता है, इसने भाले का प्रयोग इस प्रकार किया कि जो काका शेरिमा सुल्तान खां थे, इनके पार हो गया भाला, और भाला पार हो गया प्लस घोड़े से भी पार हो गया, और वो जमीन में जाके गड़ गया। तो जमीन में गड़ के एक तरह से क्या है, स्टेचू सा बन गया। तो इसको देख के जो सुल्तान खां की जो सेना थी वो भाग जाती है, और इधर अमर सिंह इस युद्ध में विजयी होते हैं। तो दिवेर युद्ध में जो विजय हुए थे वो अमर सिंह यानी महाराणा प्रताप विजयी हुए। तो इस युद्ध को कर्नल टॉड ने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड। देखो कर्नल जो जेम्स टॉड है, इसे कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है, तो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। तो दिवेर पर विजय प्राप्त की महाराणा प्रताप ने, यानी अमर सिंह ने अक्टूबर 1582 में की है। अब इस बात से क्या है, अकबर नाराज हो गया, क्योंकि इसका काका यानी शेरिमा सुल्तान खां मारा गया। तो इसको गुस्सा आया अकबर को। तो इसने क्या किया, अपने एक सेनापति को वापस फिर भेजा, जिसका नाम था जगन्नाथ कछवा, जो कि बहारमल के पुत्र थे भाई, भगवान दास के भाई, यानी जगन्नाथ कछवा को भेज दिया। किसको, जगन्नाथ कछवा। और जो जगन्नाथ कछवा है, इसको भेजा गया था 1584 में। कब,
1584 में। तो जगन्नाथ कछवा जब आ रहे होते हैं अभियान पर मेवाड़ के दौरान, तो रास्ते में ध्यान रखो, ये जब आमेर से आते हैं तो रास्ते में क्या होता है, ये मांडल के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है, मांडलगढ़ में। कहाँ हो जाती है? मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई 1584 में। और यहाँ ध्यान रखें, जगन्नाथ की जो छतरी है वो मांडलगढ़ में ही बनी हुई है। इनकी छतरी 32 खम्भों की छतरी है। ये कितने खम्भों की? 32 खम्भों की छतरी है, जो कि मांडलगढ़ में ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये लास्ट अभियान था अकबर का महाराणा प्रताप के प्रति, क्योंकि इसमें भी जगन्नाथ कछवा अब मर जाता है। ध्यान रखिए, ये स्वतः ही मरा था, कोई युद्ध में नहीं मारा गया। तो इनकी 32 खम्भों की छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, जगन्नाथ कछवा की छतरी। अब क्या होता है, इधर जो महाराणा प्रताप थे ये धीरे धीरे क्या है, जो भी क्षेत्र था ये उसको विजय प्राप्त करने में लगे हुए थे महाराणा प्रताप। तो ध्यान रखो, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में बस एकमात्र चित्तौड़ और ये कुंभलगढ़, ये दो ही ऐसे क्षेत्र थे जिनको आज़ाद नहीं कर पाए। बाकी मेवाड़ पर ध्यान रखें महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया। अब क्या करते हैं, तो महाराणा प्रताप है ये आवागढ़ वगैरह जो थे इन पर किया। फिर लास्ट में क्या करते हैं, ये अपने उदयपुर में यहाँ एक स्थान होता है चावंड। कौन सा है? चावंड। तो चावंड को क्या है, 1585 में अपनी राजधानी बना लेते हैं। यानी चावंड को इन्होंने बनाया था राजधानी। क्या बनाया भाई? राजधानी। समझ लें, महाराणा प्रताप की जो राजधानी रही वो 3 रही है। यदि आपसे पूछ ले जाए कि महाराणा प्रताप ने कितनी राजधानी बनाई थी, 3 है। 3 कौन कौन सी हैं आप इनको समझे। ठीक है, पहली थी अपनी कुंभलगढ़। कौन सी भाई? कुंभलगढ़। दूसरी थी आवरगढ़। कौन सी थी? आवरगढ़, जो कि अस्थायी राजधानी थी। और तीसरी की बात करें तो वो होती है अपनी चावंड। कौन सी है? चावंड। तो ये महाराणा प्रताप की 3 ध्यान रखें ये राजधानियाँ रही हैं। तो चावंड को इन्होंने क्या किया, देखो चावंड जो राठौर था उनको पराजित करके 1585 में इसको अपनी राजधानी बनाया। किसने? महाराणा प्रताप ने। तो 1585 में चावंड को राजधानी बनाते हैं और यही 1585 से 1597 तक यानी 12 वर्ष तक इसी चावंड को राजधानी बना के अपना राज्य पाठीय शासन कर रहे होते हैं, राज्यपाट चला रहे होते हैं। कौन? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो महाराणा प्रताप, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाराणा प्रताप ने जो राजधानी बनाई थी चावंड, वो कितने वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही। तो ध्यान रखें 12 वर्ष तक राजधानी रही है चावंड। अब चावंड में रहते हुए ही महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 में, देखिए भाई 19 जनवरी 1597 में चावंड में रहते हुए होता क्या है, महाराणा प्रताप जो थे ये धनुष पे क्या है, प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि जब प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं तो क्या है, शरीर मांसपेशियों में कुछ खिंचाव आ जाता है, तो उस वजह से क्या इनकी यह मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु हुई थी भाई कब? 19 जनवरी 1597 में। कहाँ हुई है? चावंड के अंदर हुई थी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की जो राजधानी रही चावंड वो 12 वर्ष तक रही है। इन्हीं के समय 1572 से 1597 तक इसका शासनकाल रहा है महाराणा प्रताप का। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ? चावंड में। और चावंड के अंदर ही इन्होंने क्या है, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। चामुंडा माता का निर्माण भी कहाँ करवाया था? चावंड में। और चावंड में क्या है, इनकी महाराणा प्रताप की 8 खम्भों की छतरी बनी हुई है। कहाँ? 8 खम्भों की। देखो 8 खम्भों की छतरी है, वो चावंड से 2 किलोमीटर दूर है। और वहाँ एक गांव पड़ता है केजड़। कौन सा है? केजड़ बांध। यानी केजड़ गांव है, वहीं एक बांध बना हुआ है। तो जो केजड़ बांध है वहीं पर ये 8 खम्भों की छतरी बनी हुई है। ठीक है, 8 खम्भों की छतरी है। और ये छतरी का निर्माण करवाया था, 8 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया था अमर सिंह ने। किसने करवाया भाई? अमर सिंह फर्स्ट। यही इस छतरी का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, 8 खम्भों की छतरी केजड़ बांध के ऊपर है, जो कि चावंड में है। चावंड में पड़ता है ये केजड़ गांव, 2 किलोमीटर के आसपास है, ध्यान रखें, पास में ही है। और चावंड आपको बताइए उदयपुर में सरड़ा पंचायत समिति में आता है चावंड। तो यही मृत्यु हुई है किसकी? महाराणा प्रताप की। अब और समझे महाराणा प्रताप के विषय में, क्योंकि महाराणा प्रताप के विषय में बहुत से इतिहासकारों ने या चित्रकारों ने अपने चित्र भी अंकित किए। तो देखें महाराणा प्रताप के ऊपर सबसे पहले जो चित्र बनाया था वो बनाया है रवि वर्मा। रवि
वर्मा, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, केरल। यानी जिनको कहते हैं भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक, यानी भारत में चित्रकला का जनक जिनको बोला जाता है वो है रवि वर्मा, जो केरल के रहने वाले हैं। इन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर चित्र बनाए हैं। प्लस एक जर्मनी चित्रकार हुए जिनका नाम है मूलर। क्या नाम है, मूलर। तो इन्होंने भी महाराणा प्रताप के ऊपर क्या है, चित्र बनाए थे। किसने, मूलर ने। ये भी एक चित्रकार हुआ है, जर्मनी के थे, ठीक है। प्लस अब क्या है, जो महाराणा प्रताप है, क्योंकि महाराणा प्रताप के ऊपर मेवाड़ में इनका नाम, मेवाड़ में क्या पूरे भारत के अंदर महाराणा प्रताप का नाम स्वाभिमान से लिया जाता है। और महाराणा प्रताप के इन्हीं के उपलक्ष्य में मेवाड़ में एक क्या है, फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, पुरस्कार वितरित करते हैं, जिसका नाम है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। क्या नाम है भाई, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। देखिए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन, देखो महाराणा मेवाड़ जो फाउंडेशन है, ये मेवाड़ के अंदर बना गया एक संस्था है। तो इसके द्वारा क्या है, पुरस्कार दिया जाता है भाई। अब पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में आता है, देखिए कौन कौन से पुरस्कार इस फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए पहला पुरस्कार है महाराणा प्रताप पुरस्कार। देखो महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है, ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। किस देते हैं इसको, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। नेक्स्ट है पन्नाधाय पुरस्कार। देखो पन्नाधाय पुरस्कार दिया जाता है बलिदान के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है जो बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है पन्नाधाय पुरस्कार, क्योंकि पन्नाधाय आप जानते हो ये बलिदान के लिए जानी जाती है। इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था, तो उन्हीं की याद में क्या है, बलिदान के क्षेत्र में जो पुरस्कार देता है वो पन्नाधाय पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हकीम खां सूरी पुरस्कार। देखो हकीम खां जो सूरी पुरस्कार है, ये दिया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है हमारा हकीम खां सूरी पुरस्कार। नेक्स्ट है उदय सिंह पुरस्कार, यानी महाराणा उदय सिंह पुरस्कार जो है, ये भी ध्यान रखो इसी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। किस देते हैं इसको, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी पुरस्कार। देखो हल्दी घाटी जो पुरस्कार है, ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो हल्दी घाटी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है राणा पूंजा भील पुरस्कार। देखिए राणा पूंजा भील पुरस्कार है, तो राणा पूंजा भील पुरस्कार जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है। किसके लिए, जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है। तो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा यही पुरस्कार दिए जाते हैं, इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। देखो महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में जाता है, पन्नाधाय बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है, हकीम खां सूरी हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे हकीम खां सूरी। हाँ इनकी ध्यान रखें, जो छतरी है हकीम खां सूरी की, ये खमनौर में भाई कहाँ है, खमनौर के अंदर है, ठीक है। हकीम खां सूरी की छतरी भी कहाँ है, खमनौर के अंदर ही है। उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में आता है, हल्दी घाटी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है, राणा पूंजा भील पुरस्कार जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है। प्लस नेक्स्ट पर ध्यान रखें, एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि जो हल्दी घाटी युद्ध में इनका जो साथ दिया था, जिसको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक बहमा शाह, जिनका नाम था बहमा शाह। क्या नाम था भाई, बहमा शाह। तो बहमा शाह ने ध्यान रखो इनके लिए जो सोने की जो असरपियाँ दी थी, 2000 सोने की असरपियाँ पर 25 लाख रुपए कुछ दिए थे, तो ये इनकी सहायता करते हैं, इसलिए कहते हैं इनको मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं इनको, मेवाड़ का उद्धारक या भामाशाह इनको बोलते हैं, इनको कहते हैं दानवीर, ठीक है, दानवीर इनको कहा जाता है। प्लस बात करें महाराणा प्रताप की उपाधियों के विषय में, तो महाराणा प्रताप की जो उपाधियाँ हैं वो क्या कौन कौन सी समझ लें। एक तो कहते हैं इनको मेवाड़ केसरी,
मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को ही कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदुआ सूरज तो ये सभी मेवाड़ शासक हुए क्योंकि पूरे वंश को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, पर हम बात करें उपाधियों की तो इनको कहते हैं मेवाड़ केसरी। प्लस नेक्स्ट महाराणा प्रताप के जो बचपन में जो नाम था, क्योंकि ये भील क्षेत्र में रहे थे तो इनको कहते थे कीका। क्या बोलते थे इनको? कीका। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि महाराणा प्रताप को जो इधर जब बचपन में रहते हैं तो बच्चे जो भील बच्चे थे इनको कीका के नाम से पुकारते थे महाराणा प्रताप को, तो कीका भी इनका नाम रहा है। मेवाड़ केसरी भी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। तो यही जो बातें हैं ये हमारे महाराणा प्रताप के विषय में है। तो आपको मैंने पूरे महाराणा प्रताप के विषय में सब बातें बताई। ठीक है, और भी जो मैं आप पूरा इस वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपको पूरे इस मैटर में आपको पता चल जाएगा। तो आप सभी को पुनः महाराणा प्रताप की जयंती पर मेरी तरफ से, कौटिल्य कोचिंग संस्थान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।